डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, जिसे धरती पर ज्ञात सभी जीवों से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली जीव माना गया है। इस जीव ने धरती पर लगभग 16 करोड़ सालों तक राज किया, जो ट्रायसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियस काल के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद ये धरती से विलुप्त हो गए। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर के अब तक 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी होते थे। हालांकि डायनासोर को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ प्रजातियां काफी छोटे भी हुआ करते थे। लेकिन सभी डायनासोर में टीरेक्स को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है और इस शिकारी को प्रसिद्ध इनकी कई खूबियां बनाती है। टीरेक्स को टायरानोसोरस रेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने विकसित रूप में 40 से 45 फीट तक बढ़ सकते थे। वहीं जमीन से सिर तक इसकी ऊंचाई करीब 17 फीट तक होती थी और ये करीब 14 टन तक भारी हो सकते थे। इस जीव का सिर काफी बड़े साइज का होता था, साथ ही इसके 60 शक्तिशाली दांत पाए जाते थे और इस शिकारी की बाइट फोर्स 6 से 8 टन तक होती थी। इस शिकारी की गर्दन काफी मोटी और मस्क्यूलर होती थी और इसके 2 छोटे फोरलिम्स पाए जाते थे, जो युद्ध में इनकी काफी मदद करते थे। ये भारी भरकम होने के बावजूद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते थे। टीरेक्स की नजर काफी तेज होती थी, जो रात में भी किसी जीवों की गर्मी से उसे देख सकता था, यानी इसमें थर्मल विजन की भी क्षमता मौजूद थी। और इतने खूबियों के कारण ये छोटे से बड़े सभी डायनासोर को अपना आहार बना लिया करते थे। पर 65 मिलियन सालों पहले इसने इस धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर हम कई बार कल्पना में टीरेक्स के साथ कई जीवों को लड़वा चुके हैं और हर बार हमें टीरेक्स कभी निराश नहीं करता। पर जुरासिक वर्ल्ड के 5 साल के हाइब्रिड डायनासोर इंडोमाइनस रेक्स ने काफी तगड़ा टक्कर दिया था, पर मोसासोरस की वजह से ये लड़ाई अधूरी रह गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी पूरी फाइट देखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। आयरेक्स का पूरा नाम इंडोमाइनस रेक्स है, जिसे कई डायनासोर के डीएनए से तैयार किया गया था। जुरासिक पार्क विकी के अनुसार एक पूर्ण रूप से विकसित आयरेक्स की लंबाई 50 फीट, ऊंचाई 20 फीट और वजन 8 से 9 टन तक हो सकता था। इस शिकारी की बाइट फोर्स 4 से 5 टन तक हो सकती थी और इसके 4 लिम्स टीरेक्स के मुकाबले ज्यादा बड़े और नुकीले क्लोज हुआ करते थे। इसकी शारीरिक बनावट काफी डिफेंसिव थी, मानो ये युद्ध के लिए ही तैयार हुआ हो। पर इसे अलग इसकी इंटेलिजेंस और छिपने की कला बनाती थी। साथ ही ये टीरेक्स के लगभग 2 गुना रफ्तार से भाग सकते थे और ये दैत्य भी किसी भी जीवों को अपना आहार बना लिया करते थे। तो कभी भी टीरेक्स और आयरेक्स के बीच फाइट होती तो हमेशा टीरेक्स ही पहला अटैक करता, क्योंकि ये काफी अग्रेसिव होते हैं। पर आयरेक्स इस वार को झेल लेता और टीरेक्स को अपने नुकीले क्लॉज से उसे चोट पहुंचाता। इसके जवाब में टीरेक्स उसे अपनी 8 टन बाइट फोर्स से फिर से हमला करता, जिससे आयरेक्स को काफी चोट पहुंचती और उसके बाद आयरेक्स अपनी बुद्धि से लड़ाई करने की सोचता और वो कैमोफ्लाज हो जाता। पर यह चाल टीरेक्स के सामने काम नहीं आती, क्योंकि टीरेक्स अपनी थर्मल विजन का इस्तेमाल कर उसे पहचान लेता। पर आयरेक्स अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर टीरेक्स को काफी हद तक थका सकता था और उसे पीछे से हमला कर टीरेक्स को गिराने की कोशिश करता। क्योंकि टीरेक्स में संतुलन की कमी होती थी, तो इसकी कमी को आयरेक्स बहुत ही जल्दी पहचान लेता और मौके का फायदा उठाता। और जुरासिक वर्ल्ड के अनुसार देखा जाए तो आयरेक्स इस लड़ाई में विनर होगा। पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ी देर से ही सही, पर टीरेक्स इस लड़ाई का असली विनर होता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। प्रागैतिहासिक काल में बहुत से ऐसे दैत्याकार जीवों ने धरती पर राज किया, जिसके चपेट से बचना आज के किसी भी जीवों के लिए लगभग असंभव है। पर आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से 2 जीवों की बात करने जा रहे हैं। एक तरफ है शक्तिशाली टीरेक्स, वहीं दूसरी तरफ है डरावना स्पाइनोसॉरस। क्या आप बता सकते हैं कि जब दोनों की आपस में मौत की जंग हो तो कौन आखिरी तक टिका रहेगा?
उससे पहले चलिए दोनों की पावर्स की बात करते हैं। एक तरफ है 12 फीट ऊंचे और 42 फीट लंबाई वाला 8.5 टन वजन के साथ टी-रेक्स, जिसे आप ब्रॉनी किलिंग मशीन या किंग ऑफ डायनासोर भी कह सकते हैं। टी-रेक्स प्री हिस्ट्रिक टाइम में पाए जाने वाला छोटे भुजा वाला डायनासोर था, पर ये छोटे भुजाएं किसी भी जीवों के मांस को चीरने के लिए काफी थी। इस जीव के नजरों से बच पाना किसी भी जीवों के लिए लगभग नामुमकिन था, क्योंकि टी-रेक्स को अंधेरे में भी किसी जीव से बेहतर दिखता था। पर सबसे खतरनाक इसके जबड़े थे, जिसकी बाइट फोर्स 8000 पाउंड्स की थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने बाइट फोर्स से एक कार के 2 टुकड़े कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर है 22 फीट ऊंचे और 60 फीट लंबाई वाला 9 टन का डरावना जीव स्पाइनोसोरस, जिसकी बाइट फोर्स टी-रेक्स की लगभग आधी थी। इस जीव की सबसे खास बात यह थी कि ये जमीन और पानी दोनों में जीवित रह सकते थे। पर सवाल यह उठता है कि क्या हो अगर टी-रेक्स और स्पाइनोसोरस की आपस में लड़ाई हो। टी-रेक्स भले ही आकार में स्पाइनोसोरस से छोटी हो, लेकिन टी-रेक्स की मस्कुलर बॉडी और बाइट फोर्स से स्पाइनोसोरस जमीन पर कुछ देर तक ही टिक पाएगा, क्योंकि प्री हिस्ट्रिक पीरियड में टी-रेक्स के सामने लगभग 90% जीव इसके शिकार थे। लेकिन स्पाइनोसोरस एक समझदार शिकारी था जो अपनी ताकत को भली भांति जानता था। तो जब भी दोनों की आपस में लड़ाई होती तो किसी तरह स्पाइनोसोरस टी-रेक्स के जबड़ों से दूर ही रहता और उसे अपने पीछे भगाकर किसी तरह पानी की तरफ लाने की कोशिश करता। और यदि स्पाइनोसोरस अपने चाल में कामयाब हो जाता तो टी-रेक्स की खैर नहीं और टी-रेक्स का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन यदि टी-रेक्स किसी तरह स्पाइनोसोरस को पानी की तरफ जाने से रोक पाए या स्पाइनोसोरस को घायल कर उसे जमीन में गिरा दे तो बेशक टी-रेक्स स्पाइनो पर भारी पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, कौन सा जीव एक दूसरे पर भारी पड़ता? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टायरानोसोरिड परिवार को सभी डायनासोर के परिवार का सबसे शक्तिशाली परिवार माना जाता है, जिसमें से टी-रेक्स का नाम न जाने आपने कई बार सुना ही होगा। और उसी परिवार का एक सदस्य या यूं कह ले टी-रेक्स का छोटा भाई टर्बोसोरस की ताकत से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन टायरानोसोरिड के परिवार का एक ऐसा भी सदस्य है जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और इसका कारण यह है कि इस अज्ञात डायनासोर के बारे में भी इंटरनेट पर सीमित जानकारियां मौजूद हैं। मगर यकीन मानिए, यह कम लोकप्रिय डायनासोर की शक्ति हालांकि टी-रेक्स से तो थोड़ी कम थी, पर बाकी डायनासोर के लिए ये मौत का दूसरा रूप थे। हम बात कर रहे हैं जुसेंग टायरानस की, जो टायरानोसोरिड की सब फैमिली टायरानोसोरिन के सदस्यों में से एक था, और इनमें भी हर वो खूबियां मौजूद थी जो कि एक टी-रेक्स के पास खूबियां पाई जाती थी। मगर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह एक ही परिवार के 2 सदस्य यानी टर्बोसोरस बतार और जुसेंग टायरानस मैग्नस के बीच महामुकाबला हो जाए। किस डायनासोर की होगी जीत? तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। इंट्रोडक्शन। जुसेंग टायरानस मैग्नस के नाम का मतलब होता है जुसेंग क्षेत्र का महान तानाशाह, जिसे पहली बार डेविड हो ने और उसकी टीम ने मिलकर डिस्क्राइब किया। इस डायनासोर के कंकालों को पहली बार साल 2011 में चीन के सैंगडोंग प्रोविंस में ढूंढा गया, पर इस डायनासोर के पूरे कंकाल नहीं मिलने के कारण इस जीव की सीमित जानकारियां ही हमारे पास मौजूद है, जिनमें से इसके कुछ दांतों के टुकड़े को देखकर लगता है कि ये डायनासोर भी बिल्कुल टी-रेक्स के समान खूंखार और जानलेवा हुआ करते थे। वैज्ञानिकों द्वारा जब इसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग की सहायता से उम्र पता की गई तो सभी को ये पता चल पाया कि इस तानाशाह डायनासोर का राज 83 मिलियन सालों से 72 मिलियन सालों के बीच चीन के कुछ हिस्सों में हुआ करता था। और इसकी शारीरिक बनावट का अनुमान लगाकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी बनावट एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में हुई थी। इसलिए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसके खौफ से आसपास के जीव ठीक उसी तरह कांपा करते थे जैसी हालत उत्तरी अमेरिका में 65 मिलियन सालों पहले हुआ करती थी। वहीं बात अगर हो रही हो टर्बोसोरस बतार की, तो इसके नाम का मतलब अलार्मिंग लिजर्ड या खतरनाक छिपकली होता है, और ये खतरनाक थे भी।
टायरानोसोरिड के इस सदस्य की उत्पत्ति धरती पर 100 मिलियन सालों पहले से लेकर 66 मिलियन सालों के बीच हुई थी और इस स्पेसिमेन की होलोटाइप साल 1955 में तैयार की गई थी, क्योंकि साल 1946 को जब इसके हड्डियों को मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से ढूंढा गया तो लोगों के बीच ये उत्सुकता हुई कि ये दिखते कैसे थे, जिस कारण पहले इसके होलोटाइप को बनाया गया। फिर बाद में टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे एक 3D रूप दे दिया गया और इसकी बनावट को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये मंगोलिया क्षेत्र के गेंगिस खान हुआ करते थे, यानी सबसे शक्तिशाली डायनासोर। साइज एंड फिजिक। अगर हम दोनों डायनासोर के आकार व शारीरिक बनावट की ओर एक नजर डालें तो इससे पता चलता है कि जुसेंग टायरानस की लंबाई 10 से 12 मीटर या 33 से 39 फीट, ऊंचाई 4 मीटर या 13 फीट और इसका वजन 5.5 टन तक हुआ करता था। यानी आप इसके आकार को एक बस के आकार जितना कंपेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी का भाई यानी टर्बोसोरस भी 10 से 12 मीटर लंबा, 3.5 मीटर ऊंचा और 4 से 6 टन के बीच भारी हुआ करता था। यानी साइज एंड फिजिक की तुलना करने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जुसेंग टायरानस ऊंचाई और वजन में टर्बोसोरस से थोड़ा आगे थे, लेकिन यह अंतर बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी न के बराबर मानी जा सकती है। स्पीड एंड एजिलिटी। लेकिन जब बात स्पीड एंड एजिलिटी की करें तो कुछ सोर्स हमें बताते हैं कि जुसेंग टायरानस की रफ्तार 22 से 30 मील प्रति घंटे की होती थी, या ये कहा जा सकता है कि ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखते थे और इसके हिंड लिम्स की बनावट इस प्रकार थी कि जिसके सहारे ये तेज भागने के साथ साथ किसी छोटे जीव को कुचलकर मारने में भी सक्षम थे। वहीं दूसरी ओर टर्बोसोरस बतार की स्पीड 25 मील प्रति घंटे की, यानी ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे और इसके पैरों में भी वो ताकत थी जिसके तले कई जीव कुचले जा सकते थे। यानी स्पीड एंड एजिलिटी को लेकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों टायरानोसोरिड के सदस्य टीरेक्स से ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे और दोनों ही लगभग एक समान फुर्तीले हुआ करते थे। डाइट एंड बाइट फोर्स। अगर दोनों डायनासोर्स की खाने की आदतों और बाइट फोर्स की बात करें तो एक जुसेंग टायरानस के मील में छोटे से लेकर बड़े सभी डायनासोर शामिल थे, जिनमें से जूनिसेराटॉप्स और स्टेराकोसोरस इसके मुख्य आहार में शामिल थे। वैसे तो इसके बाइट फोर्स की उतनी जानकारी लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं है, पर अनुमान लगाया जाता है कि यह अपने शिकार पर 12,000 psi की बाइट फोर्स से अपने शिकार को अलग भागों में बांट सकते थे। वहीं टर्बोसोरस बतार के मील में भी सभी डायनासोर शामिल थे, जिसमें से सोरोलोफस और टार्चिया इसके मुख्य आहार हुआ करते थे और ये अपने शिकार पर 8 से 10,000 psi का दबाव बनाकर उसे मार डालते थे। यानी बाइट फोर्स की तुलना करने से पता चलता है कि जुसेंग टायरानस टर्बोसोरस बतार के मुकाबले काफी आगे हुआ करते थे। ड्यूरेबिलिटी। टायरानोसोरिड परिवार के सभी सदस्यों में ऐसा देखा जाता है कि इसके फोर लिम्स भले ही छोटे ही क्यों ना हो, मगर इसकी बाइट फोर्स और इसकी बल्कि बॉडी का कोई जवाब ही नहीं होता। इसलिए दोनों डायनासोर काफी बल्की और मस्क्यूलर हुआ करते थे और इसकी खाल भी इतनी मजबूत होती थी जिसे भेद पाना काफी मुश्किल होता था। मगर जुसेंग टायरानस की गर्दन की मोटाई थोड़ी अधिक हुआ करती थी, जिससे हो सकता है कि लड़ाई में इसे थोड़ी बहुत फायदा जरूर पहुंचे। अन्यथा ड्यूरेबिलिटी में दोनों डायनासोर एक समान ही थे और दोनों की चमड़ी को सिर्फ ये दोनों डायनासोर ही भेदने की क्षमता रखते थे। लेकिन हो सकता है कि जुसेंग टायरानस की ज्यादा बाइट फोर्स टर्बो के लिए मुसीबत बन सकता है। इंटेलिजेंस। हालांकि हम डायनासोर को शिकार करते हुए तो नहीं देख सकते, पर इंटेलिजेंस का पता लगाने का पुराना तरीका है इसके स्कल का साइज और इसमें पाए जाने वाली ब्रेन कैविटी। और इस आधार पर ध्यान दिया जाए तो एक टर्बोसोरस की स्कल का साइज 4.3 फीट तक हुआ करता था, वहीं जीरेक्स या जुसेंग टायरानस के स्कल का आकार 4.4 फीट तक होता था। लेकिन स्कल के साइज से ही इंटेलिजेंस का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्कल साइज की तुलना कर हम पाते हैं कि दोनों लगभग बराबर ही इंटेलिजेंट थे। दोनों के पास प्लान बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे की चाल को काफी आसानी से समझ सकेंगे। वर्डिक्ट। तो अगर किसी तरह जुसेंग टायरानस और टर्बोसोरस बतार की लड़ाई होती है तो मैग्नस की ऊंचाई, वजन और ज्यादा बाइट फोर्स इस बैटल में इसकी काफी सहायक होगी,
वहीं टर्बोसोरस बतार मैग्नस के मुकाबले ज्यादा इवॉल्व हो चुका था, क्योंकि इसने धरती पर ज्यादा समय तक राज किया। इसके अलावे दोनों की जॉ लॉकिंग मैकेनिज्म कमाल की थी, इसलिए जब कभी दोनों डायनासोर के बीच लड़ाई होती तो हो सकता है कि दोनों ही डायनासोर या तो लड़ाई नहीं करते, और अगर दोनों की लड़ाई होती तो दोनों की मौत तय होती, जिसमें से एक अगर पहले मरता तो दूसरा अपने शरीर में लगे जख्म से कुछ देर बाद मर ही जाता। मगर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 51% उम्मीद मैग्नस के जीतने की होगी, वहीं 49% चांसेस टर्बो की भी जीतने की है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। सन 1915 को इजिप्ट के रेगिस्तानों पर एक ऐसे डायनासोर का कंकाल मिला जिसका सिर किसी मगरमच्छ के जैसा कई मीटर लंबे जबड़े थे, एक काफी बड़ा तथा हैरान करने वाला शेल और पूरा शरीर टायरानोसोरस रेक्स से भी विशाल था। इस डायनासोर के कंकालों से बने जब एक जीवित डायनासोर की कल्पना की गई तो पता चला इस जैसा जीव ना तो धरती पर आज मौजूद है और ना ही पहले हुआ करते थे, और ये जीव कोई और नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस थे। वहीं दूसरी ओर इजिप्ट से 5000 किलोमीटर दूर और ठीक 68 सालों बाद भारत की ही भूमि पर एक ऐसे डायनासोर की खोज की गई जिसके कंकालों को देख वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये कंकाल एक ऐसे डायनासोर की है जिसका जन्म दूसरों पर राज करने के लिए ही हुआ था। नर्मदा घाटी के किनारे खोजे जाने पर इसे राजासोरस नर्मडेंसिस कहा गया। दोनों ही डायनासोर अपने स्थान और समय काल के टॉप प्रेडेटर हुआ करते थे, जिसके शासन के आगे किसी भी जीवों की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। पर क्या होता अगर किसी तरह इन दोनों शक्तिशाली डायनासोर का आपस में आमना सामना हो जाता? इतना तो तय है कि रिसोर्स और शासन को लेकर दोनों में जंग जरूर छिड़ती, पर आखिर में असल राजा क्या राजासोरस कहलाता या स्पाइनोसोरस अपने नुकीले पंजों से राजासोरस का ताज छीन लेता? आइए जानते हैं इस उलझन के हल को इस छोटे से वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। लगभग 7 करोड़ सालों पहले पाए जाने वाला स्पाइनोसोरस दहशत का दूसरा रूप था, जिसका शासन मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ अफ्रीका के बड़े हिस्से में हुआ करता था, और इसके सबसे आकर्षित स्पाइन्स के कारण इसे स्पाइन वाली छिपकली भी कहा जाता है। इस डायनासोर की सत्ता कुल 4 करोड़ सालों तक चली, और इतने लंबे समय तक शासन करना किसी दूसरे डायनासोर की बस की नहीं थी। वहीं राजासोरस का अंत 6.5 करोड़ सालों पहले तब हुआ जब धरती से सभी डायनासोर ने इस ग्रह को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन राजासोरस की उत्पत्ति लगभग 7 करोड़ 21 लाख सालों पहले हो चुकी थी, यानी इस राजा डायनासोर ने धरती पर लगभग 50 लाख सालों तक राज किया। लेकिन इसमें भी ये क्षमता मौजूद थी कि ये और कई लाखों सालों तक राज कर पाते अगर धरती पर तबाही नहीं आती। दोनों डायनासोर्स की बनावट की बात की जाए तो एक और जहां स्पाइनोसोरस एक घड़ियाल सा मुंह, 5 फीट ऊंचे स्पाइन्स और तेज तथा धारदार नाखूनों वाला दैत्याकार छिपकली के समान लगते थे। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में राक्षस पाए जाते थे जो काफी भयानक दिखते थे। वैसे राक्षस के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस जीव की लुक इतनी खतरनाक थी जिसे देख किसी का भी रूह कांप उठता। वहीं राजासोरस 2 पैरों पर चलने वाला मौत था, जिसके गर्दन छोटे हुआ करते थे और इसके सिर से निकला क्रेस्ट किसी ताज के समान लगता था। इसलिए इस डायनासोर की लुक डायनासोर के बीच सबसे खास होती थी। और अगर हम दोनों की आकार की बात करें तो स्पाइनोसोरस की आकार किसी भी मांसाहारी डायनासोर से कहीं अधिक थी, क्योंकि इसकी ऊंचाई करीब 4.5 से 7 मीटर, लंबाई 15 से 16 मीटर और वजन 13 टन तक होता था। पर कुछ आंकड़ों के मुताबिक इसके वजन को लेकर मतभेद है, क्योंकि कुछ सोर्स इसके वजन को 22 टन तो कुछ 9 टन होने का दावा करते हैं। वहीं राजासोरस की ऊंचाई 2.5 मीटर, लंबाई 6 से 9 मीटर और ये 3 टन भारी हुआ करते थे, यानी आकार के मामले में एक स्पाइनोसोरस राजासोरस से काफी आगे थे। लेकिन अगर दोनों की रफ्तार की बात की जाए तो इसमें राजासोरस का टक्कर दे पाना स्पाइनोसोरस की बस की नहीं थी।
क्योंकि एक और जहां राजासोरस की रफ्तार लगभग 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच पाई जाती थी, वहीं स्पाइनोसोरस 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा किया करते थे। राजासोरस भले ही आकार में छोटे थे, पर इसकी बाइट फोर्स 2 टन की पाई जाती थी। इसके अलावे राजासोरस के क्रेस्ट भी काफी मजबूत होते थे, जिससे ये अपने सिर को बचाने के साथ साथ दूसरों पर हमला भी कर सकते थे। वहीं स्पाइनोसोरस के दांतों की बनावट इस प्रकार थी, जिसकी मदद से ये छोटे डायनासोर और पानी में स्थित मछलियों को चीर कर रख देते थे। इसके साथ ही इसकी बाइट फोर्स 3 टन की पाई जाती थी। पर जो इसका खास हथियार था वो है इसके नुकीले नाखून, जिसके एक वार से यह किसी भी जीवों के मांस को फाड़ कर रख देते थे। दोनों डायनासोर की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो राजासोरस के कॉम्पैक्ट शरीर तथा बॉडी स्ट्रक्चर से अनुमान लगाया जाता है कि ये काफी ड्यूरेबल होते थे। वहीं स्पाइनोसोरस भी पहाड़ सा मजबूत हुआ करते थे, और अगर आप इसकी कमजोरी इसके स्पाइन्स को समझते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके स्पाइन तक पहुंचने के लिए पहले तो उस जीव की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, और दूसरा वो डायनासोर भी काफी ड्यूरेबल होना चाहिए ताकि स्पाइनोसोरस का 2-4 अटैक कम से कम वो झेल सके। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ब्रेन टू बॉडी रेशियो को देखने से ये पता चलता है कि दोनों डायनासोर इस मामले में किसी से कम नहीं थे, पर राजासोरस की आंखें स्पाइनो से काफी तेज होती थी। इसलिए जब भी दोनों जीवों की आपस में लड़ाई होती तो राजासोरस स्पाइनोसोरस के पैरों पर हमला कर उसे गिरा देना चाहता, पर स्पाइनोसोरस ये होते देखता तो नहीं, इसलिए वो अपने नाखूनों से राजासोरस पर अटैक करता। पर राजासोरस को 1-2 नाखूनों का अटैक उतना परेशान नहीं करती, लेकिन जब स्पाइनोसोरस अपने दांतों तथा नाखूनों से भी राजासोरस पर हमला करता और अपना शरीर का पूरा बल राजासोरस पर ही लगा देता, वैसी स्थिति में राजासोरस की हार होने की संभावना बढ़ जाती और इस लड़ाई में स्पाइनो के जीतने के चांस 70% बढ़ जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। आज हम बात करेंगे 2 ऐसे जीवों या मॉन्स्टर्स की जिसका वास्तविक दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है, पर ये दोनों जीव अगर सचमुच धरती में पाए जाते तो हो सकता है कि इस दुनिया का नक्शा ही बदल जाता और बहुत सारे दूसरे जीव भी धरती से विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों जीवों के सामने ठीक से 1 मिनट भी टिक पाना सामान्य जीवों की बस की बात नहीं थी, और ना ही पहले पाए जाने वाले सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स भी इसके सामने ज्यादा देर तक टिक पाता। हम बात कर रहे हैं काल्पनिक तथा हाइब्रिड डायनो का सबसे शक्तिशाली जीव अल्टीमासोरस और सबसे शक्तिशाली काइजू में से एक तथा स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग की। क्या हो अगर काल्पनिक दुनिया के ये दोनों शक्तिशाली जीवों की आपस में लड़ाई हो? इस युद्ध में अंततः किसकी जीत होगी और कौन अपनी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? लेकिन उससे पहले दोनों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए ताकि ये समझना भी आसान हो जाए कि कौन सा जीव सबसे अधिक शक्तिशाली है। अगर हम बात करें अल्टीमासोरस की, जिसके नाम का मतलब अल्टीमेट लिजर्ड यानी सर्वाधिक शक्तिशाली छिपकली होता है, इस मॉन्स्टर को सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड केओस इफेक्ट में दिखाया गया था और इसके अनुसार अल्टीमासोरस का आकार काफी विशालकाय होता है और जिसके सामने एक एडल्ट टीरेक्स भी बच्चा के समान लगता। इस हाइब्रिड शिकारी का कोड नेम ग्रेव डिगर यानी दूसरों की कब्र खोदने वाला जीव होता है। वहीं किंग कॉन्ग एक विशाल आकार का वानर है जिसे स्कल आइलैंड का रक्षक भी माना जाता है, और उस आइलैंड में कॉन्ग ने कई प्रकार के मॉन्स्टर का सामना करते बिताया है ताकि आइलैंड में रहने वाले दूसरे जीव सुरक्षित रह सकें, और इन्हीं कारणों से कॉन्ग को वहां के लोग भगवान की तरह पूजते हैं। अगर दोनों मॉन्स्टर की शारीरिक बनावट और आकार की बात करें तो एक और अल्टीमासोरस दिखने में किसी डरावना दानव से कम नहीं लगता, क्योंकि इसके निर्माण में शक्तिशाली और अक्लमंद टीरेक्स, मजबूत सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स, तेज और धारदार नाखूनों वाला वेलोसिरैप्टर, मजबूत ढाल वाला एंकिलोसोरस और विशालकाय तथा पर्वत समान स्टेगोसोरस के डीएनए शामिल हैं, जिस कारण इसकी बनावट के साथ साथ इसकी शक्तियां भी लाजवाब है, क्योंकि इसके सींग ट्राइसेराटॉप्स की तरह, शरीर तथा बाइट फोर्स टीरेक्स की तरह, आर्म्स तथा क्लोज वेलोसिरैप्टर की तरह, आर्मर पीठ एंकिलोसोरस की तरह और पूंछ स्टेगोसोरस की तरह है। इसके साथ ही इस हाइब्रिड जीव की लंबाई 21 मीटर यानी 70 फीट, ऊंचाई 11 मीटर यानी 36 फीट और ये वजन में करीब 22 टन के होते हैं। वहीं कॉन्ग दिखने में किसी विशालकाय गोरिल्ला की तरह लगता है, पर इसके विशाल आकार के कारण इसे डर का दूसरा रूप भी कहा जा सकता है,
पर इसके आकार को निश्चित कभी नहीं किया गया, क्योंकि हर मूवी में इसका आकार बढ़ते दिखाया गया है। पर साल 2017 में आई स्कल आइलैंड के अनुसार इसका आकार 104 फीट बताया गया है, पर गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग में इसे 335 फीट तक दिखा दिया गया है। पर आकार चाहे जो भी हो, लेकिन इसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है। इसलिए अपने छोटे आकार होने के बावजूद भी इसने एक विशालकाय चट्टान को भी गिरा दिया था। पर हम इस बैटल में इसके मध्यम आकार यानी 104 फीट को ही लेते हैं। अब आकार से तो स्पष्ट होता है कि कॉन्ग अल्टीमासोरस से 30 फीट ज्यादा लंबे हैं। पर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ आकार मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो एक अल्टीमासोरस का पूरा शरीर इस प्रकार बना है जिसके आगे किसी भी धारदार हथियार या कई गोलियां बेकार हो जाएगी, क्योंकि एंकिलोसोरस के डीएनए के कारण इसके पीठ काफी मजबूत है। वहीं कॉन्ग कितना ड्यूरेबल है ये हमें इसी बात से पता चलता है कि इसने कई बुलेट्स के वार को काफी आसानी से झेल लिया था। यानी ड्यूरेबिलिटी में दोनों जीवों का कोई मुकाबला नहीं है और ये दोनों मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल हैं। वहीं रफ्तार के मामले में कॉन्ग का मुकाबला कर पाना किसी भी डायनासोर की बस की नहीं थी, क्योंकि कॉन्ग 1 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, लेकिन अल्टीमासोरस 1 घंटे में मात्र 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसलिए रफ्तार में कॉन्ग को हरा पाना अल्टीमासोरस की बस की नहीं है। पर युद्ध को जीतने के लिए अच्छी बुद्धि काफी मायने रखती है, ताकि एक अच्छी नीति बनाकर किसी को भी मात दिया जाए। और इस मामले में कॉन्ग बेमिसाल है, क्योंकि ये इंसानों की तरह खड़ा हो सकते हैं, इसलिए इसकी बुद्धि काफी हद तक इंसानों के बराबर है। वहीं अल्टीमासोरस भी बुद्धिमान शिकारियों में से एक है, पर कॉन्ग के सामने इसकी बुद्धि काम नहीं देगी। लेकिन दोनों की शक्तियां काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अल्टीमासोरस की बाइट फोर्स टीरेक्स के समान होने के साथ साथ ये अपने नुकीले क्लोज से भी काफी चोट पहुंचाने की क्षमता रखती है। वहीं कॉन्ग अपने हाथों से किसी पर भी हमला किया करते हैं और इसके जितना फंक्शनल आर्म अल्टीमासोरस के पास नहीं है। इसलिए लड़ाई में कॉन्ग अपने मजबूत हाथों से अल्टीमासोरस से लड़ेगा। तो जब कभी अल्टीमासोरस कॉन्ग के सामने आएगा तो वो जोरों से दहाड़कर कॉन्ग की तरफ भागेगा, और कॉन्ग अगर इस डायनो को रोक पाता है तब तो ठीक, क्योंकि इसका बाइट फोर्स इतना शक्तिशाली है जिसके एक वार से कॉन्ग को काफी नुकसान पहुंचेगा। पर जब कॉन्ग भी इसे अपने हाथों से उठाकर पटकना चाहेगा तब अल्टीमासोरस अपने पंजों से इस पर हमला करेगा, जिससे कॉन्ग काफी परेशान हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग के हर वार को अल्टीमासोरस झेल लेगा। लेकिन जब कॉन्ग इस पर बड़े बड़े चट्टानों से लगातार हमला करता रहेगा, वैसे ही स्थिति में अल्टीमासोरस की हार संभव है। नहीं तो अल्टीमासोरस जल्दी से हार नहीं मानेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। नॉर्थ अमेरिका को मेसेजोइक पीरियड का होमलैंड ऑफ डायनासोर कहा जा सकता है, क्योंकि इस धरती पर कई डायनासोर प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और कईयों ने इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें ली। और लाखों साल धरती के गहराइयों में कई डायनासोर के अवशेष दबे रहे, पर वक्त की मार के कारण कई डायनो के तो नामो निशान भी मिट गए, जिसके बारे में शायद आज तक हम इंसानों को भी पता न चल सका। और हमारे पास उन्हीं रेप्टाइल्स की हड्डी बची रही जो कई रासायनिक प्रक्रिया को मात देकर आज तक टिकी हुई है, जिन्हें आपस में जोड़कर वैज्ञानिकों ने कई डायनो को उसका आकार दिया। और इन्हीं कंकालों के खोज के दौरान एक ऐसी भी अस्थि मिली जो उन्हें चौंकाने के लिए काफी थे। वैसे तो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के डायनो के अवशेष देखे थे, पर इस अवशेष की बात ही कुछ और थी, क्योंकि यह हड्डी किसी लोहे सी मजबूत थी। पर कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि यह 6.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी थी। पर इतने वक्त में तो लोहा भी मिट्टी में मिल जाता है, पर यह अवशेष वैसा ही मजबूत प्रतीत हो रहा था, मानो ये आज की स्टील हो। बाद में जब अमेरिकी वैज्ञानिक बर्नम ब्राउन ने इसके अवशेषों को इकट्ठा किया तो उससे एक जीता जागता टैंक सा जीव मिला और उसे एंकाइलोसोरस कहा गया। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्यों एंकाइलोसोरस को जीता जागता टैंक कहा जाता है और क्या हो अगर उसी का सामना एक खूंखार टीरेक्स से हो। एंकाइलोसोरस आर्मर्ड डायनासोर की प्रजातियों में से एक था और ये एंकाइलोसोरिड के परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से भी एक था, जो क्रिटेशियस पीरियड के 68 से 66 मिलियन सालों पहले
नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम क्षेत्रों में रहा करते थे, जहां कई मांसाहारी डायनासोर शिकार की तलाश में घूमा करते थे। शायद इसलिए प्रकृति ने एंकाइलोसोरस के सिर से पूंछ तक स्टील से भी ज्यादा मजबूत ढाल दिए थे। और इतना ही नहीं, इसे परेशान करने वाले शिकारी जीवों को सबक सिखाने के लिए इसे एक शक्तिशाली पूंछ भी दी थी। और इन सारी खूबियों के कारण इसे जीता जागता टैंक कहा जा सकता है, जिस पर ना किसी के अटैक का असर होता और इसके एक हमले से दुश्मन के होश भी उड़ जाते थे। एंकाइलोसोरस आकार में 10 मीटर यानी 33 फीट तक बढ़ सकते थे और ये वजन में करीब 4 से 8 टन तक भारी हुआ करते थे। इस जीव का सिर स्क्वायर शेप का होता था, जिस पर किनारों में सींग सी संरचनाएं बनी होती थी और इसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली कवच से ढका होता था, जिस पर काफी मात्रा में मजबूत कांटे पाए जाते थे। और इसके पूंछ का अंतिम शिरा काफी मोटा और हथौड़े की आकार के जैसा था। इस जीव के पैर संख्या में 4 थे, जो आकार में काफी छोटे हुआ करते थे, ताकि इससे अपने शरीर का भार संभाला जा सके। इस प्रकार के जीवों के लिए एक गर्म वर्षावन का वातावरण काफी अनुकूल होता था, ताकि इसकी भूख मिट सके, क्योंकि इन्हें ढेर सारी मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती थी। और इतने शक्ति होने के बावजूद भी ये काफी शांत माने जाते थे। और इसकी ये शांति इसलिए भी भंग नहीं होती थी क्योंकि कोई भी शिकारी जीव इससे पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि कुछ भूखे डायनो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ते थे, पर उसका जो बुरा हाल होता था वे जिंदगी में कभी नहीं भूलते थे। पर क्या एंकाइलोसोरस टीरेक्स के लिए भी उतना खतरा हो सकते थे जितना कि ये दूसरे जीवों के लिए होते थे? आपको तो पता ही होगा कि टीरेक्स को सभी डायनो का किंग कहा जाता था, जिसने अपनी किंग की टाइटल क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक संभाला रखा। और ये नॉर्थ अमेरिका के धरती पर ही पाए जाते थे, जो 40 से 45 फीट लंबे, 17 फीट ऊंचे और 8 से 14 टन भारी हुआ करते थे। और ये अपने शिकार को अपनी 60 नुकीले दांतों और पावरफुल बाइट फोर्स से 2 टुकड़े कर सकते थे। इस शिकारी डायनो की दहाड़ को कई किलोमीटर दूर सुना जा सकता था, जो कईयों के लिए उसकी वो आखिरी आवाज बन जाती थी। टीरेक्स की मुख्य आहार आर्मर्ड डायनासोर और एडमोंटोसोरस जैसे जीव हुआ करते थे, पर टीरेक्स भी पहले आसान शिकार को ही चुनना पसंद करते थे, क्योंकि मार खाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर एक एंकाइलोसोरस के भोजन करते वक्त किसी भूखे टीरेक्स की नजर पड़ती, तो टीरेक्स के पास इसे मारने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ये पहले खूब जोर से गुर्रा के ये बताता कि शिकार होने वाला है। उसके बाद ये भागकर एंकाइलोसोरस की ओर आता। तभी धरती के कंपन से एंकाइलो समझ जाता कि खतरा सामने है और वो पहले भागने की कोशिश करता, पर इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कुछ काम नहीं आती और वो टीरेक्स की पकड़ में आ जाता। और टीरेक्स के हमला करने पर जब एंकाइलो को थोड़ी चोट पहुंचती, खैर टीरेक्स भी अपने दांत के दर्द का अनुभव करता, पर एंकाइलो के पास हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो जोरों से अपनी पूंछ को घुमाकर टीरेक्स पर मारता, जिससे टीरेक्स के तो होश ही उड़ जाते। पर धीरे धीरे ये बाजी पलटती जाती और एंकाइलो थकता जाता, पर टीरेक्स के निचले दांत एंकाइलो को धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचाते और वो धीरे धीरे अपनी हार की ओर बढ़ता जाता। खैर इस बैटल में टीरेक्स की जीत होती, क्योंकि आर्मर्ड डायनो तो टीरेक्स का शिकार ही हुआ करते थे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें।